चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इसमें हम लोग जो मैथ है 10 क्लास का, जो एनसीईआरटी का मैथ है, यानी कि आप लोग चाहे कोई भी बुक पढ़ते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास के, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं लगभग उसी से होते हैं। अब पहले तो लगभग उसी से सारे क्वेश्चन उसी से आते थे, सेम टू सेम उसी से आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, डिजिट बस चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन, चूँकि हमको ये पता है कि जो 10th क्लास का मैथ का जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से रहते हैं, बस ऑब्जेक्टिव थोड़ा वो खुद बना के देता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम कोई दूसरा बुक पढ़ लेंगे, लेकिन जो सब्जेक्टिव है, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सभी एनसीईआरटी से ही रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी की किताब को ही एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं और उसे समझा देते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में ये पहला वीडियो है, शुरू से हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये पहला वीडियो है, इसमें हमने 1.1 जो है उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही जो वास्तविक संख्या है, यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका, उसे अच्छे से इसमें हम समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमें पढ़ना है इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई बड़ी प्रमेयिका नहीं है, बल्कि हाँ, उस चूँकि वैज्ञानिक ने, जो गणितज्ञ थे, उन्होंने पता लगाया था। ठीक है, जिनका नाम था यूक्लिड, तो उन्हीं के नाम पर यह प्रमेयिका बनी। तो यह कोई उतनी भारी नहीं है, उतना कठिन नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो एकदम आसान है। ठीक है, यह हम लोग पढ़ते आ रहे थे। शुरुआत में हम लोगों ने छोटे क्लासों में हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये हम छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जो यूक्लिड थे, उन्होंने क्या बताया कि ए अगर कोई संख्या हो तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, बी गुणे क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ आर क्या होगा, आर जो होगा वह 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और छोटा किससे होगा, बी से। इसे उन्होंने बताया था। ठीक है, और इसे ही हमने क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना गया। ठीक है, इसका प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और इसका प्रयोग करके एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो इन्होंने बताया था कि अगर ए कोई धनात्मक संख्या है तो उसे किस रूप में लिखा जा सकता है, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, जहाँ क्यू आर क्या होगा, एक अद्वितीय संख्या होगी। क्यू आर जो होगा वह क्या होगा, एक अद्वितीय संख्या होगी, नहीं हर बार अलग अलग संख्याएं प्राप्त होंगी। इन दोनों के अलावा यह दूसरी अलग संख्या होगी। ठीक है ना, एक अद्वितीय संख्या, यूनिक संख्या होगी। ठीक है, तो इसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ए संख्या में भाग दें, ये कोई संख्या, और उसमें हम भाग देंगे, किससे, बी से भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्यू प्राप्त होगा भागफल के रूप में, और नीचे क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो यही आप लोग पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी के हिसाब से ये ऐसे प्राप्त होता है, यानी कि ए को हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य, बी होता है भाजक, और ये क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। ठीक, एकदम आराम से इजी वे से इसको समझिएगा, एकदम हल्का है, कोई भारी नहीं है ये प्रमेयिका, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। तो अब आप लोग लगभग इसे समझ गए होंगे कि जब हम किसी संख्या में भाग देंगे बी से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्यू से भागफल प्राप्त होगा और आर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है ना, जहाँ आर क्या हो सकता है 0 हो या 0 से बड़ा हो, और यह बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है ना, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे यह हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अगर इसके बराबर होगा तो भाग लग जाएगा, और इससे छोटा होगा तभी शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इसी को हमने इस रूप में लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी बी गुणे क्यू प्लस आर के रूप में हमने लिखा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। तो चलिए, इसी पे क्वेश्चन है, इस पे सवाल है और इसको हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपके एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है, आपके एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 135 और 225 का हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करें। ऐसा आपका पहला एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर दे रखा है कि 135 और 225
225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको बनाएंगे, चरण से बनाया जाता है इसको। ठीक है, हम पहले इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 225 है तो उसको हम A मानेंगे। ठीक, छोटी उससे कौन है 135 है तो उसको हम B मानेंगे। ठीक, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, चूँकि A बराबर क्या होता है BQ प्लस R के रूप में हम लिख सकते हैं अगर कोई संख्या A है तो, जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और छोटा किससे होता है, B से होता है। ठीक, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, चरण 1 लेंगे। पहले चरण में हम भाग देकर देखेंगे, 135 से भाग देंगे इसमें और देखेंगे क्या B आ रहा है, क्या Q आ रहा है और क्या R आ रहा है। ठीक है ना, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या आ रहा है। तो चरण 1 लेंगे तो इसमें हमारे पास है A बराबर हम जानते हैं क्या होता है BQ प्लस R। A का मान कितना है 225, रख देंगे यहाँ पे 225 बराबर B का मान कितना है 135। तो 135 से जब हम भाग देंगे तो यह कितना बार में जाएगा, तो या तो हम आप रफ में करके देख लीजिए, 135 से भाग दे दीजिए किसमें 225 में। तो जब आप इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा नहीं, क्योंकि 270 हो जाएगा तो 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये 0 और यहाँ 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ये कट गया। यानी कि Q का मान कितना आया 1 आया और R का मान कितना आया 90। तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे, Q कितना है 1 है, 1 बार में जा रहा है, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो क्या यह शेषफल 0 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि जब तक R जो है 0 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम इसे अगला चरण लेकर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर आगे एक और चरण लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जब तक यह R 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम आगे चरण लेते लेते ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं अगला चरण लेकर। चरण 2 लेते हैं। चरण 2 में क्या हो जाएगा, इसमें आप चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये जो है B जो है A का मान हो जाएगा और जो R आया है वो B का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, A बराबर 135 और B बराबर क्या हो जाएगा 90। B बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब हम फिर लिखेंगे A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, B का मान कितना 135 बराबर B का मान 90। अब हम फिर भाग देकर देखेंगे तो कितना बार में जाएगा, अगर 2 बार में ले जाते हैं तो 180 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो 1 बार में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आपका 45 बचेगा, क्योंकि 1 बार में जाएगा तो शेष कितना हो जाएगा 45। तो क्या यहाँ पे R बराबर 0 है, नहीं है, अब भी R बराबर 0 नहीं हो, इसलिए हमको फिर एक और चरण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चरण 2 लेते हैं। चरण 3, क्योंकि 2 तो हमने सॉल्व कर दिया, 3। अब इसमें फिर क्या होगा, जो B का मान था इसमें वह A हो जाएगा और जो R का मान आया है वो B हो जाएगा। ठीक है, तो चरण 3 में A बराबर क्या होगा, तो A बराबर 90 हो जाएगा और B बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो A बराबर हम जानते हैं क्या होता है BQ प्लस R। तो A बराबर यहाँ पे रखेंगे 90 को क्या लिख सकते हैं 45 गुणे, अब कितना बार में भाग लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 45 गुना 90 होता है, प्लस शेष कितना आएगा 0। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि R बराबर क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए हमको अब आगे सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या होगा, जो आप सबसे लास्ट में भाग दिए हैं, जिससे किससे भाग दिए 45 से दिए हैं। ठीक है ना, तो यही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 45, जो सबसे लास्ट में B का मान आएगा या फिर जो सबसे लास्ट में आप जिससे भाग दिए होंगे, यानी जो B रहा होगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एकदम आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन, उम्मीद है कि लगभग ये समझ में आ गया होगा, लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और बेहतर से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि
आपके एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है 196 और 38,222 का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान किसे मानना है हमको, तो ए का मान जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोनों में, तो यह कौन बड़ी संख्या है, ये वाली है 38,220, यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान 196 हो जाएगा। तो अब हमें ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया। हम क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहाँ आर जो होता है वो क्या होता है, आर, जहाँ आर जो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और छोटा किससे होता है, बी से। ठीक, तो अब हम चरण 1 लेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अब चरण हम 1 लेंगे। चरण 1 में ए का मान क्या हो जाएगा, तो चरण 1 में 38,220 जो है ए का मान हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, 38,220 बराबर कितना हो जाएगा, 196। फिर अब इसको भाग देकर देखिए कितना बार में जाएगा, तो अपना रफ में भाग दीजिए फिर। तो 196 से आपको भाग देना है किसमें, 38,220 में। तो यह कितना बार में जाएगा, अगर हम इसको 2 बार में ले जाते हैं तो यह कितना हो जाएगा, लगभग यह 392 हो जाएगा। तो हमें कितना बार में ले जाना होगा, इसको 1 बार में ही ले जाना पड़ेगा। तो 1 बार में ले जाएंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 7। ठीक है ना, तो हासिल हो जाएगा। तो 17 में से 9 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 1। अब फिर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, अब यह कितना बार में जाएगा, तो अगर हम इसको 7 बार में ले जाएं, 7 बार में इसको कटाएं तो क्या यह कट जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 196 और 7, तो 7 6 के 42। ठीक, और ये हो गया 7 9 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67, 6। ठीक, 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा, यानी 1372। यह लगभग 8 बार में जा सकता है, 8 या 9 बार में जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम 9 बार में ही ले जाते हैं। 9 बार में अगर हम इसको ले जाते हैं तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9 6 54 और 99 81, 81 या 5 कितना हो जाएगा, 85, 81 और 5 86। ठीक है, और कितना हासिल आएगा, 8। तो 9 9 18, 1 कितना हो जाएगा, 8 8 16, और मतलब 9 कम 9 और 9 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, यानी 1764। या कितना बार में चला जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 1764। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे। तो ये जब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना, 5। ठीक है, तो 5 यहाँ से हासिल ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 15, 15 में से 6 हो जाएगा 9। ठीक, और ये सब कट जाएगा। फिर क्या बच जा रहा है, 2 0 बच जा रहा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे यह कितना बार में जा सकता है। तो यह कितना बार में जा सकता है, तो अगर हम इसको 5 बार में ले जाएं, 5 बार में, तो कितना होगा, 5 6 के 30, 3 आया, 9 45 और 3 कितना हो गया, 48, 5 एकम 5 4, 9 कट जा रहा है 3 बार में, यानी कि यह 3 बार में पूरी तरह कट गया। ठीक, तो कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 0। ठीक, और क्यू बराबर कितना आ रहा है, 193, यानी पहले चरण में ही ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो 193 प्लस 0, यानी आर का मान कितना आ गया, 0। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम में हम किससे कटाए हैं, 196 से, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ऐसे हमको बनाना है, एकदम आसान तरीका है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, अगला जो इसमें का तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है। हमें ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह किस रूप में होता है, वह या तो 6q+1 के रूप में होगा, या फिर 6q+3 के रूप में होगा, या फिर 6q+5 के रूप में होगा। यही हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो b होता है, इसमें b का मान कितना दिया हुआ है, लिखेंगे इसमें b का मान कितना है, b का मान 6 है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो r होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, जो r का मान होता है वह क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, और किससे छोटा होता है, तो यह छोटा होता है आपका b से। ठीक, तो इसलिए r का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे
तो r बराबर लिख सकते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4 और क्या लिख सकते हैं 5, यानी कि r का मान इतना है, क्योंकि हम जानते हैं कि b का मान इसमें हमको कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सब जगह 6 है, यानी कि b का मान क्या है 6 है, ठीक है ना। और r जो होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो इस हिसाब से वह संख्या क्या होगी, r का मान कितना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है। इसमें विषम संख्याएँ कौन कौन ही है तो 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है, ठीक है। शेषफल विषम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारा जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो भी क्या हो, विषम ही हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे जब r बराबर कितना हो 0, तो जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर हम जानते हैं bq प्लस r होता है, ठीक। तो जब r बराबर 0 होगा तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 0, ठीक है। तो यह पहला जब r बराबर 0 होगा तो इतना आया, और फिर उसी तरह जब r बराबर 1 होगा तो कितना आएगा, a बराबर bq प्लस a बराबर 6q प्लस 1, क्योंकि r का मान 1 हो गया, b का मान 6 है, ठीक है। फिर उसी तरह जब r बराबर कितना होगा 3 होगा तो यह किस रूप में आएगा, a बराबर 6q प्लस 3, ठीक है। फिर उसी तरह जब r बराबर कितना होगा 4 होगा तो यह किस रूप में आएगा, a बराबर 6q प्लस 4 के रूप में आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन करना चाहें तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। r बराबर जब 5 होगा तो यह कितना होगा, ये बराबर 6q प्लस 5 के रूप में होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6q, क्योंकि 0 हट जाएगा तो केवल 6q आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो कोई विषम जो संख्या a है, जिसे हमने ये जो विषम संख्या थी, ये जो कोई विषम संख्या हमने मान लिया था, माना कि ये कोई विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये जो कोई विषम पूर्णांक था उसे हम देख रहे हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह बात सत्यापित होता है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे कि अतः स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। कुछ भी दिया रहा है हम क्या करेंगे, बस b का मान देख लेंगे कितना है और b से छोटा r का मान ले लेंगे और r का मान एक एक करके रखकर हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके बुक्स में है, तीसरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है आपकी किताब से वो कुछ इस तरह है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है ना, जिसमें कितने सदस्य हैं 32 सदस्य हैं, ठीक है ना। और एक बड़ी सी आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कितने हैं 616 सदस्य हैं, ठीक है। तो उन 32 आदमियों के पीछे, जैसे कि मान के चलिए कि एक टुकड़ी है क्या है 32 आर्मी की, 32 सैनिकों की यह क्या है टुकड़ी है, 32 सोल्जरों की यह टुकड़ी है, ठीक है ना। और एक आर्मी है जिसके पास कितना है 616 सोल्जर है, ठीक है ना। इनको क्या करना है, इन्हीं के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। तो 32 के
स्तंभ में 32-32 के लाइन में हमें कितने बार सजाना पड़ेगा, कितना स्तंभ नीचे तक बनाना पड़ेगा, उसी की हमको संख्या बतानी है, ठीक है ना। ये 616 को 32-32 करके कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने स्तंभ लाइन लगाए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो बताना है। मतलब कि 32 यहाँ पे, 32 यहाँ पे, 32 यहाँ पे, इस तरह करके कितने ऐसे लाइन बनाए जा सकते हैं। इस जो टुकड़ी है जिसके पीछे मार्च करना है उसके पीछे ये 32-32 करके 616 लोगों को, 616 सिपाहियों को कितने लाइन बनाया जाएगा, कितने स्तंभ ऐसे बनाने पड़ेंगे उनके पीछे मार्च करने के लिए, ठीक है, ये हमको बताना है। तो उसकी अधिकतम संख्या क्या होगी, यही हमको बताना है कि ये जो स्तंभ लाइन बन रही है, इस लाइन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, इन लाइनों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो इस सवाल को चूँकि देखिए जो SCF होता है वो क्या होता है, सबसे महत्तम मान होता है, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको वो बतानी होती है जो क्या करे कि उन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। और जो LCM होता है वो क्या होता है, वो लघुत्तम आपका फैक्टर होता है, लघुत्तम संख्या होती है जो क्या करती है कि जिससे वो दोनों संख्याएं, मतलब उन दोनों संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो सकती है, ठीक है, वो होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें महत्तम दिया हुआ, यानी कि हमें इनकी लाइन ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए SCF निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A का मान कितना है, तो A का मान 616 है, B का मान कितना है, 32 है, ठीक। तो चरण 1 लेंगे हम, चरण 1। तो चरण 1 में क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस क्या होता है, R होता है। A का मान कितना है, 616 बराबर B का मान 32। अब इसमें आप भाग दीजिए, कितना बार में यह भाग लगेगा, तो वही हम करेंगे, रॉफ में भाग दे लेंगे अपना। तो 32 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि 32 दूना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, 32। घटाएंगे यहाँ पे, 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ कितना बार में जाएगा, तो यह जा सकता है, इसको जब हम भाग देंगे तो यह 9 बार में जाना चाहिए। 9 से देंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18 और 9 3 27, 27 1 28, 9 बार में यह चला जाएगा, यानी कि 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। ये कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना, 8। यानी कि 8 क्या हो जा रहा है, तो ये 8 आपका R का मान हो जा रहा है और 19 Q का मान हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 19 प्लस क्या लिख सकते हैं, 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो R है वह क्या है, 0 के बराबर अभी नहीं हुआ, इसलिए हमको चरण 2 लेना पड़ेगा। तो चरण 2 में हम देख रहे हैं कि इसमें A का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें A का मान 32 हो जाएगा और B का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि जो B पहले चरण में होता है वो A हो जाता है, जो R आता है वो B हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ठीक। तो A का मान कितना है, 32 है, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे कितना बार में भाग लग जाएगा, 4 बार में भाग लग जाएगा, 4 8 32 और फिर यहाँ पे प्लस 0। तो यानी हम देख रहे हैं कि R का मान कितना हो गया, 0 हो गया, इसलिए SCF क्या होगा, तो SCF 8 हो जाएगा। जो सबसे लास्ट में हम कटाए होंगे वही क्या होगा, हमारा SCF होगा, यानी कि उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। यहाँ लिखेंगे स्तंभों की, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये बताना है, पूर्णांक यानी कि वर्ग हमें बताना है कि जो वर्ग होगा किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का, विषम तो नहीं दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह क्या होगा, या तो 3m होगा या फिर 3m+1 के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं, पिछले वाले सवाल में जैसे आपने बनाया था, आपको अगर याद हो तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि b का जो मान है, क्योंकि क्या दिखाना है हमको, हमें ये दिखाना है कि 3m या फिर 3m+1 के रूप में होना चाहिए, जो वर्ग होगा वह इस रूप में
होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो b का मान है वह कितना बन रहा है, तो वह बन जा रहा है आपका 3। ठीक, तो इसलिए जो r होगा वह क्या बनेगा, जो r होगा वह हो जाएगा, r क्या होता है, r बराबर हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और छोटा किससे होता है, b से। तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, तो 0, 1 और 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, 1 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही बनाएंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमको लिखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 3 है। ठीक, और r का मान कितना है, 0 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3q। ठीक, इसका हमें वर्ग करना है, तो जब वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि a स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लें, 3 अगर अलग निकाल लें तो कितना, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लें कि माना 3q स्क्वायर, क्योंकि ये जो 3q स्क्वायर होगा वो कोई संख्या होगी, तो उसे हम मान लेते हैं m, जो पूर्णांक आ रहा है, जो m आ रहा है m के लिए ही है, तो जो m आ रहा है उसे हमने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर मान लिया। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर को 3m के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम चरण लें, मतलब जब r बराबर 1 माने, r बराबर 1, तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका, b का मान कितना है, 3 है, तो 3q प्लस 1। ठीक, जब इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें तो वर्ग दिखाना है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए अगर याद ना हो तो आप लोग को, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, 2 × a के जगह पर क्या है, 3q प्लस 1 गुणा कर देंगे इसमें, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 को अगर साइड में रख दें, 1 को यहाँ से साइड में रखें हम, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, ठीक है, और प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो क्या कॉमन हो जा रहा है, यहाँ से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि जब कॉमन करेंगे तो 3 यहाँ से निकलेगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से जब 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस 1। तो इसे हम m मान सकते हैं, इसे जो ये जो संख्या आ रही है वह किसके बराबर होगी, m के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3m प्लस 1, क्योंकि इसको तो हमने m मान लिया, तो 3m प्लस 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पे हमें वह रूप प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3m प्राप्त हो जा रहा है, और 3m प्लस 1 के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे, 2 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बस दिखाना था कि ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब सॉल्व किए तो हमें पता चला कि हाँ ये सत्य है, ऐसा रूप होता है, 3m प्लस 1 के रूप में कोई भी संख्या का वर्ग होता है। ठीक है ना, कोई धनात्मक संख्या का वर्ग इस रूप में आ सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम नीचे यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, ऐसे लिख के हम ऐसे आंसर छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह हम ऐसे सवालों को बनाएंगे, कोई भारी नहीं है, एकदम आसान है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ नहीं समझना, इसमें कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बस ये r का मान निकालना और उसका मान रख देना है स्क्वायर करके, और जो भी हमारा अधिक आ रहा है यहाँ पे उसको हम m मान लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो अधिक आया उसको m मान लिया और लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल है। अगला जो आपका 5वां सवाल है वह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वह 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें दिखाना है, ठीक है, घन। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m क्या होता है 9m+1 या फिर 9m+8 का रूप का होता है, ठीक है। ये इस रूप में होता है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है ना। यानी कि जब उसका क्यूब करेंगे तो ये होता है, ठीक है, इस रूप का वो होता है। तो हम लिख लेते हैं कि माना जो धनात्मक संख्या होगी जिसे हम 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं वह a है। तो लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है। b का मान हमें कितना मिल रहा है, तो b का मान हमें 9 मिल रहा है, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, r जो होगा 9 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे जब, जैसे पिछले सवालों में सॉल्व करते आ रहे हैं, जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे q और प्लस ये हो जाएगा 0, इसको हम लिख सकते हैं 9q। चूँकि हमसे कह रहा है कि इसका घन, क्योंकि इसे तो हमको घन करना है यानी इसका क्यूब करना है, तो जब a का क्यूब करेंगे तो यह इसका भी क्यूब हो जाएगा यानी 9q का भी क्यूब हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब करेंगे तो 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा 729 q का क्यूब, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन करेंगे क्योंकि हमें 9m के रूप में दिखाना है, तो हम 9 देखेंगे कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो 9 आराम से कॉमन हो जाएगा और इसे लिख सकते हैं 81 क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 81 क्यूब। तो ये जो 81 क्यूब है इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तभी तो 9m के रूप में वो लिख सकते हैं हम। तो लिखेंगे m बराबर 81 क्यूब, ठीक है। तो इसलिए एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m, ठीक। पहला हमने दिखा दिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा दिखाएंगे। दूसरा मतलब r बराबर 1, ये वाला से देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे जब r बराबर 1, तो जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर क्या है 9 यानी 9q प्लस r के जगह पर 1। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा यानी 9q प्लस 1 का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, नहीं याद हो तो देख लीजिए यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक। तो इसी पे हमको इसको तोड़ना है। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस अब क्या होगा 3ab, ए की जगह पर क्या है 9q है और 3 ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 27q हो जाएगा इंटू 9q प्लस 1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 1 को साइड में रख देंगे और इन दोनों को एक पास रखेंगे ताकि यहाँ से हम 9 निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में से 9 आराम से निकल जाएगा, यहाँ से 9 निकलेगा तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो ये 3q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 9 निकाल लिया इन दोनों जगहों से। तो यहाँ हो गया 81q अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3q इंटू 9q प्लस 1, और साइड में क्या बच जा रहा है हमारा 1 बच जा रहा है, क्योंकि 1 से तो 9 निकलेगा नहीं, तो उसको हम साइड में रख दिए, ठीक। ये बड़े कोष्ठ में हम ले लेंगे। अब देखिए, तो इन सभी को हम m मान लेते हैं, लिखेंगे 81 माना 81 क्यूब
प्लस 3q इंटू 9q प्लस 1 बराबर m। क्योंकि हमें 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, तो जब हम इसको m मान लेंगे तो aq बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ये इस रूप में प्रूफ हो गया। अब हमें क्या दिखाना है 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो जब हमें इसे दिखाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अगला लेंगे यानी 2 लेंगे, लिखेंगे माना या फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा यानी 9q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका जब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 729 क्यूब प्लस इसका 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3ab यानी कि 3 9 27, 27 दूना क्या हो जाएगा, तो 27 दूना आपका हो जाएगा 54, ठीक है। 54 क्यूब इंटू 9q प्लस 2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस 8 को साइड में रख देना है क्योंकि यहाँ से तो 9 निकल नहीं सकता है, यहाँ से 9 निकल सकता है, यहाँ से 9 निकल सकता है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 729 क्यूब प्लस 54 क्यूब इंटू 9q प्लस 2 अब प्लस कितना है 8। अब इन सब में से हमें क्या करना है, इन सब में से 9 बाहर निकालना है क्योंकि सभी जगह से 9 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम 9 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 81 क्यूब अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 6 क्यूब और यहाँ पे होगा 9q प्लस 2 अब प्लस 8। तो इसे अब हम क्या मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। तो लिखेंगे माना 81 क्यूब प्लस 6q इंटू 9q प्लस 2 बराबर m। इसलिए aq बराबर क्या हो जाएगा, तो aq बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक अगर कोई a है तो उसके घन को हम क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। अब इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इतना पे ही दोनों पे ही मिल गया, ठीक है ना। 9m मिल गया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 मिल गया, यानी कि हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में किसी भी धनात्मक पूर्णांक अगर कोई ये है तो उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब इसको विभाजित किया तो हमें मिल गया ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक को 9m के घन को, क्योंकि हमें तो घन से ना निकाले हैं, के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, 8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही ये आपका 1.1 चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसमें आप इस 1.1 का जो एनसीईआरटी का किताब है, एनसीईआरटी का किताब ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको हम ग्रुप में जो पहला चैप्टर है वो भेज देंगे, उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही उसके एग्जाम्पल को बनाइएगा और फिर एक्सरसाइज को खुद से बनाइएगा या वीडियो देखकर उसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग इसी किताब से रहेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में 1.2 के साथ, ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस करें और फिर आपका ये जो वीडियो क्लास है इसे हम लाइव क्लास आपको दे सकें, ताकि आपका कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।